जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज का 10वां वीडियो है और आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसका समय काल रहा है 1990 के दौरान, यानी कि आर्थिक उदारीकरण के समय हमारी क्या स्थिति थी उसको जानने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत आर्थिक उदारीकरण के समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी उसको समझते हैं। तो ये जो उदारीकरण शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको हम लोग कई एंगल से देख सकते हैं। उदारीकरण शब्द ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे सिलेबस के प्रमुख हिस्सों में से एक है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टॉपिक को आप ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। उदारीकरण को हम लोग कई तरह से देख सकते हैं। इसको संस्कृति के साथ भी देख सकते हैं, समाज के साथ साथ देख सकते हैं, इसके अलावा राजनीति के साथ देख सकते हैं, इसके अलावा आर्थिक के उदारीकरण को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आर्थिक उदारीकरण की चर्चा करेंगे। तो यहाँ शब्द है उदारीकरण, जिसे इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो वो लिबरलाइजेशन किस तरह की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी हम इस शब्द को देख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में भी देख सकते हैं, और वर्ल्ड कल्चर में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड सोसाइटी में भी देख सकते हैं, या इंडियन सोसाइटी में भी देख सकते हैं, या किसी भी समाज के रूप में लेकर देख सकते हैं कि उसका समाज उदार है या नहीं है। तो विश्व का समाज, विश्व की संस्कृति उदार है कि नहीं, विश्व की राजनीति उदार है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उदार है कि नहीं, ये सारे शब्द उदारीकरण से जुड़े हुए नजर आएंगे। तो उदारीकरण अपने आप में एक व्यापक शब्द है, उसके पीछे जो शब्द लगाइएगा उसके क्षेत्र का वो हिस्सा बन जाएगा। तो यानी कि ये सारे शब्द, ये सभी उदारीकरण से भी जुड़े हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। इसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे कैसे जुड़ी हुई है। जैसे हम जानते हैं कि उदारीकरण जो होता है, उदारीकरण अर्थव्यवस्था से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जैसे कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक उदारीकरण। तो उदारीकरण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, परंतु इसके प्रभाव जीवन के दूसरे पक्षों में भी है। जैसे सांस्कृतिक पक्ष में उदारीकरण, सांस्कृतिक पक्षों में भी, समाज के पक्षों में भी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ये जुड़ा हुआ है। अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को समाज का केंद्रक कहा है। मान लिया ये समाज है, ठीक है, इस समाज का केंद्रक के रूप में अर्थव्यवस्था को कार्ल मार्क्स ने माना कि समाज का केंद्रक अर्थव्यवस्था होता है। और जिस तरह का केंद्रक होगा और जिस तरह के केंद्रक में परिवर्तन आएगा उसके ऊपर, यानी कि केंद्रक के ऊपर जो भी संरचनाएँ होगी उस संरचनाओं में परिवर्तन होगा। केंद्रक में परिवर्तन के साथ अन्य संरचनाओं में भी परिवर्तन आता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये अगर अर्थव्यवस्था यहाँ पर है तो इसमें सामाजिक व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, धार्मिक पक्ष, इसमें भी बदलाव आएगा अर्थव्यवस्था के साथ में। कार्ल मार्क्स ऐसा कहता है। तो हमारे सिलेबस में दे रखा है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, यानी कि उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद देखेंगे चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो उदारीकरण का इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या योगदान रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे बदली है उदारीकरण के कारण, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुआ है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और ये हमारे सिलेबस के हिस्सों में से एक है, यानी कि हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। इसको ध्यान से देखिएगा, आगे चलकर हम लोग बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे। सॉरी। इसके बाद देखेंगे कि उदारीकरण भारत की अर्थव्यवस्था की यात्रा है। इस यात्रा को हम लोग 1947 से देखे थे। हालांकि इससे पहले भी ब्रिटिश काल से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन मुख्यतः 1947 से हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था थी इंडिपेंडेंट हो गई थी, आज़ाद हो गई थी, ये भारतीयों के हाथ में थी। यानी कि उदारीकरण भारत की अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा है। अभी तक हम लोगों ने नेहरू युग के बाद से लेकर, यानी कि 1947 से, अभी तक हम नेहरू युग से लेकर उदारीकरण की यात्रा को देखा है। यानी कि 1947 से उदारीकरण से पहले की यात्रा 1990 तक का देखा था। यानी कि उदारीकरण 1991 में हो जाता है, और जो कि आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी कि जो 1947 से 1990 के बीच में हम लोगों ने देखा था, ये क्रिया है, मान के चलते हैं ये क्रिया है। और जो LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये हुआ था, ये प्रतिक्रिया है, ठीक है। जो 1947 से 1990 के बीच में क्रिया हुई थी, 1991 में LPG जो रिफॉर्म किया गया था, ये प्रतिक्रिया के रूप में हमें दिखाई देता है। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ऐसा समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं समझेंगे, ठीक है।
तो उदारीकरण को आर्थिक सुधार की नीति भी हम लोग कह सकते हैं। जो उदारीकरण किया गया आर्थिक सुधार की नीति भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो नीतियाँ थी ऑलमोस्ट सेम थी। थोड़ी बहुत राजीव गांधी की सरकार में झिलमिलाहट शुरू हो गई थी, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन किए। ठीक है, तो उदारीकरण को आर्थिक सुधार की नीतियाँ कह सकते हैं। इसको हम लोग समझेंगे बारी बारी से। तो आइए समझते हैं कि उदारीकरण है क्या। उदारीकरण में एक शब्द है उदार, उस शब्द को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग उदारीकरण को समझेंगे। तो उदार को समझने से पहले हम लोग अनुदार या संकीर्ण को समझते हैं, नैरो माइंडेड को समझते हैं। तो नैरो माइंडेड व्यक्ति कैसा होता है? स्वयं की परंपराओं में कैद रहता है, स्वयं के परिवार में कैद रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, अपने दिमाग में जो धारणाएं बना ली उसको सच मानने लगता है, स्वयं पर पूर्णतः उसका नियंत्रण रहता है, दूसरों की जाति भाषा एवं परंपराएं बुरी लगती है और दूसरों के धर्म को ये नकारता है। ये अनुदार और संकीर्ण व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही इसको घुटन महसूस होता है, अचानक से इसको घुटन महसूस हुआ, इसको आज़ाद होने का मन करेगा अपने विचारों से, तो उदार की ओर बढ़ेगा। तो उदार व्यक्ति क्या करेगा? अपनी दिमाग की खिड़कियाँ दरवाजे खोल देगा, अपने सोच की दीवारें गिरा देगा और दुनिया का हिस्सा बनने का प्रयास करेगा। यानी कि नैरो माइंडेड व्यक्ति का लिबरल माइंडेड पर्सन होना ही उदारीकरण है। और विश्व ये जो व्यक्ति होगा विश्व की परंपराओं, विश्व को अपना परिवार समझेगा, विश्व की धारणाओं को मान के चलेगा, स्वयं को स्वतंत्र करेगा और अन्य जाति एवं धर्म को सम्मान देगा। ऐसा उदार व्यक्ति करेगा। और इसी चीज़ को हम लोग अर्थव्यवस्था पर, उद्योगों पर लागू कर देते हैं तो वो उदारीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि 1990 से पहले लाइसेंस का राज था, कोटा परमिट का राज था, इंस्पेक्टर राज्य था, राज्य का उद्योगों पर नियंत्रण था कि उत्पादन कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कहाँ उद्योग खुलेगा, कितना उत्पादन करना है, कितना मूल्य होगा। नौकरशाहों राजनेताओं का बोलबाला था उद्योगों पर। तो इन सब चीज़ों को हटाकर इसके बदले कोई चीज़, नई व्यवस्था ला देना, इन सब चीज़ों से मुक्त कर देना ही उदारीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सरकार के पंजे ज़बरदस्त तरीके से उद्योगों के गले पकड़े हुए थे इन सब चीज़ों के माध्यम से, और इन पंजों से उद्योगों को मुक्त करना ही क्या कहलाएगा? उदारीकरण। तो ये उदारीकरण का परिभाषा हुआ। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। पहले उदार अनुदार चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद इसी चीज़ को उद्योगों पर लागू कर देंगे तो आपको उदारीकरण का मतलब समझ आ जाएगा। यानी कि जो लाइसेंस व्यवस्था थी, कोटा राज्य था, इंस्पेक्टर राज्य था, उत्पादन का निर्धारण सरकार करती थी और सरकार ही कितना उत्पादन करेगा, कौन उद्योग खुलेगा, कहाँ खुलेगा, कितना उत्पादन होगा, कितना मूल्य होगा, ये सारा का सारा सरकार तय करती थी। और कोई उद्योगपति है और राजनेताओं को चापलूसी करे तो वो उद्योग लगाने के लिए उसको परमिट दिया जाएगा। इसमें नौकरशाहों का बोलबाला हो गया, क्योंकि यहीं आगे चलकर फाइल को बढ़ाते थे। तो एक नेक्सस देखने को मिलेगा राजनेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपतियों में, जिसे हम लोग याराना पूंजीवाद कहते हैं, जो पीछे पड़ चुके हैं। पूंजीवाद तो ठीक है, लेकिन याराना पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म ठीक नहीं है। ये हमारे समाज में इसका बोलबाला होता चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग समझ के रखेंगे, इस चीज़ को आगे अप्लाई करेंगे तो चीज़ें और भी बेहतर ढंग से समझ में आने लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक डेट को याद रखिएगा, 24 जुलाई 1991। आर्थिक उदारीकरण के समय हमारी क्या परिस्थितियाँ थी, यानी कि 24 जुलाई 1991 के समय हमारी क्या परिस्थितियाँ थी। इस मॉडल को हम लोग राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। हम जानते हैं कि राजीव गांधी की सरकार में उदारीकरण की झिलमिलाहट शुरू हो गई थी और हमारी वृद्धि दर 3.5 से 5.5% हो गई थी। जब उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को हुई तो उस समय प्रधानमंत्री थे, सॉरी उल्टा लिख दिया, नहीं ठीक है, एक फिर से इसको दोहराते हैं। आर्थिक उदारीकरण के समय की परिस्थितियों की चर्चा करें तो 24 जुलाई 1991 से ये चीज़ें शुरू हो जाती है। 24 जुलाई 1991 को जो हम लोगों ने अर्थव्यवस्था अपनाई थी उसे राव मनमोहन मॉडल कहते हैं। हम जानते हैं कि राजीव गांधी के सरकार में उदारीकरण की झिलमिलाहट देखने को मिली थी और हमारी वृद्धि दर 3.5 से 5.5% हो चुकी थी। लेकिन 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इस डेट से ही एक नई बजट की शुरुआत हुई थी। इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 96 के बीच में, 1991 से 96 के बीच में, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो कि आगे चल के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे और वित्त मंत्री भी थे।
ठीक है। तो इनके द्वारा 24 जुलाई को बजट जारी किया गया, जिसमें ऐसी धारणाएं की गई जो कि उदारीकरण को सीधे सीधे स्वीकार कर लिया गया। ऐसी घोषणाएं की गई कि उदारीकरण को सीधे सीधे स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को जीवित रखना है, क्योंकि इस समय तक आते आते हमारी स्थिति इतनी गड़बड़ हो चुकी थी कि अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए हमें उदारीकरण को अपनाना ही पड़ा। तो आर्थिक उदारीकरण के समय हमारी स्थितियाँ, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति में थी। तो 24 जुलाई 1991 में राव मनमोहन मॉडल आता है और इसके माध्यम से हम लोग नए अर्थव्यवस्था की शुरुआत करते हैं। अपने अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए हम लोगों ने उदारीकरण की शुरुआत की और इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस समय की हमारी परिस्थितियाँ क्या थी जिसके कारण हम लोगों ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया, यानी कि 1991 के दौरान हमारी क्या स्थितियाँ थी जिसके कारण हम लोगों ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाहरी परिस्थितियाँ, इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित थी जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। जिसमें सबसे पहला आता है खाड़ी युद्ध, जिसे गल्फ वार भी कहते हैं, गल्फ वार भी कहते हैं। उस समय भारत अपने पेट्रोलियम ज़रूरत का 80% बाहर से मंगाता था और खाड़ी युद्ध से क्या हो गया कि तेल की कीमतें बढ़ गई इराक साइड, और उस खाड़ी में गल्फ वाले क्षेत्रों में युद्ध होने लगा और खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई। अब हम तेल को खरीदने में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की भुगतान हम लोग ज़्यादा कर देंगे, इजाफा कर देंगे, तो हमारे जो बैंक है वहाँ से विदेशी मुद्रा घट जाएगी। तो हम पहले चर्चा करते हैं कि आर्थिक उदारीकरण के समय की परिस्थितियाँ, जिसमें सबसे पहले आती है बाहरी परिस्थितियाँ। इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित थी जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। इसमें सबसे पहला था खाड़ी युद्ध, गल्फ वार, इराक साइड उस एरिया को गल्फ वार जो है गल्फ खाड़ी देशों में युद्ध हुआ था और भारत उस समय अपने पेट्रोलियम ज़रूरत का 80% बाहर से मंगाता था और खाड़ी युद्ध से तेल की कीमतें बढ़ गई थी। अब हम तेल को खरीदने में ज़्यादा खर्च करेंगे और तेल के रूप में तेल को खरीदने में ज़्यादा खर्च करेंगे तो विदेशी मुद्रा का भुगतान में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यानी कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता चला गया। इस समय देखेंगे कि और क्या होता है। इस समय भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और जो हमारे अप्रवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई थे अपने पैसा भारत से निकालने लगे। भारत की अर्थव्यवस्था खराब हुई तो ये भारत से पैसा निकालने लगे। पैसा निकालने के कारण क्या हुआ और दूसरा उसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा पैसा ये बाहर से भेजना भी बंद कर दिया, यानी कि भारत पर दो तरफा मार पड़ी और विदेशी मुद्रा हमारे खजाने से कम होने लगे थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो विदेशी मुद्रा हमारे खजाने से कम होने लगे थे। इसके अलावा फिर और क्या हुआ कि विदेशी निवेशक नया निवेश भारत में बंद कर दिए और जो निवेश किए थे उसे भी निकालने लगे, विथड्रॉल करने लगे। इससे भी विदेशी मुद्रा कोष खाली हो गया। क्यों खाली होने लगा कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई और देश की अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण क्या हुआ, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो भारत के शेयर को बहुत ज़्यादा कम आंकने लगी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे आईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है ना, आईएमएफ भी कहते हैं। आईएमएफ क्या किया कि हमें लोन देने से भी मना कर दिया। हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे जो निवेशक हैं वो भी बाहर जाने लगे और ये आईएमएफ लोन देना भी बंद कर दिया, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में रेटिंग बताती है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ख़राब रेटिंग दी थी। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से हमारी स्थिति और ख़राब होती चलेगी। और एक हुआ कि मुड़ मुड़ाए ओला पड़े, यानी कि बाल छिलाने के साथ ही ओला पड़ने लगा। क्या ख़राब स्थिति हो गई कि यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, 1991 में इसका विघटन हो गया। ये विदेशी व्यापार के मामले में हमारा सबसे अच्छा साझेदार था और भारत सबसे विश्वसनीय एवं बड़ा भागीदार खो दिया। और इसका विघटन हुआ तो भारत क्या किया, ये सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, भारत का विदेशी व्यापार के मामले में हमारा सबसे अच्छा साझेदार था और भारत सबसे विश्वसनीय एवं बड़ा भागीदार खो दिया विदेशी व्यापार के मामले में। तो देख रहे हैं कितना स्थिति हमारा खराब होता चला गया। इसके अलावा और भी देखेंगे कि उदारीकरण क्यों हमने अपनाया। उदारीकरण विश्व में 1980 में शुरू हो चुका था, जिसका प्रभाव 1985 के आसपास हमें दिखाई देने लगा था। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, राजीव गांधी की सरकार में थोड़ी बहुत उदारीकरण की झिलमिलाहट नज़र आने लगी थी। जब 1980 में विश्व में उदारीकरण शुरुआत हुआ था तो चीन ने, मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया ने उदारीकरण को अपना लिया था और इसका अच्छा बेहतर परिणाम आर्थिक व्यवस्था में दिखने लगा था, जिसमें जीडीपी में
ग्रोथ होने लगा था, आर्थिक वृद्धि होने लगी थी और भारत के सामने यह मॉडल मौजूद था, तो भारत भी इससे प्रेरित हुआ। उसके बाद देखेंगे दूसरे विकसित देश जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जो भी डेवलप कंट्री है उसमें, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, ये सारे के सारे भारत पर दबाव बनाने लगे, अपनी इकोनॉमी को आप खोलिए, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तो बाजार को देखते हुए ये अपनी इकोनॉमी को खोलने को कहा, यानी कि भारत को आर्थिक उदारीकरण अपनाने को कहा। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो थी, बाहरी परिस्थितियाँ, भारत को नई अर्थव्यवस्था, नई इकोनॉमी पॉलिसी अपनाने पर मजबूर किया था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हमारा आंतरिक कारण क्या था कि हम इसके अलावा हम देखेंगे कि आंतरिक कारण, इंटरनल फैक्टर्स क्या थे, जो कि हम लोगों ने न्यू आर्थिक नीति के रूप में उदारीकरण को अपनाया। 1990-91 के दौरान हम देखेंगे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 3.5% थी, जबकि राजीव गांधी के सरकार में 5.5% हुई, ठीक है। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी 3.5%, जबकि राजीव गांधी की सरकार में 5.5% थी, और ये बहुत ज़्यादा कम थी। इसके माध्यम से हम लोग हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य का निराकरण नहीं कर पाए, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अन्य के रूप में कि राजकोषीय घाटा 7.8% था, यानी कि आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन कर्ज के रूप में आप 107 रुपया 8 पैसा कर्ज ले रहे हैं, यानी कि 7.8 पैसे का कर्ज हमारे ऊपर हर वर्ष चढ़ता जा रहा था। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुद्रास्फीति 10.3% थी। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो अगले साल 110 रुपये की हो जाएगी। तो इसका गरीबों पर, निम्न वर्ग पर और सैलरीड क्लास पर बुरा मार पड़ रहा था। उसके अलावा बात करें तो विदेशी कर्ज जो था हमारा बढ़कर कितना हो गया था, जीडीपी का 23% हो चुका था, यानी कि अगर हम लोग 100 रुपये कमाते हैं तो 23 रुपया कर्ज चुकाने में लगा देते थे। तो इन परिस्थितियों में हम लोगों ने अपना अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए सोचा, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था के विचित्र जाल में फंस चुके थे। अगर हम लोग इस समय नोट छापते कि भारतीय मुद्रा का नोट को छाप के प्रवाह को बढ़ा दो तो महंगाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि नोट का प्रवाह बढ़ेगा। तो हम अर्थव्यवस्था के विचित्र जाल में फंस गए थे। इससे भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो गया था। हम बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे। सरकार सब्सिडी दे रही थी, और इसके अलावा हम देखेंगे कि सरकार सब्सिडी भी दे रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सफ़ेद हाथी बने हुए थे। दुनिया भर के घाटे को उबारने के लिए दुनिया भर के धन को देना पड़ता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय बीमार उद्योग भी थे, उनको उबारने का प्रयास किया जा रहा था। ये हमारे आर्थिक संकट को और बढ़ा रहे थे ये सारी चीज़ें। इससे राजकोषीय घाटे में और वृद्धि हो रही थी। सरकार इस समय क्या कर रही थी, सरकार का पैसा गैर विकासात्मक कार्यों में लग रहा था, यानी कि सरकार ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रही थी जो गैर विकासात्मक हो, यानी कि सरकार को वो पैसे उगा कर देने वाले नहीं थे, रिटर्न में सरकार को पैसा देने वाले नहीं थे, वहाँ पर सरकार पैसा लगा रही थी। सरकार का पैसा गैर विकासात्मक कार्यों में लग रहा है। गवर्नमेंट मनी वाज बीइंग स्पेंट ऑन अनप्रोडक्टिव वर्क्स। तो इस स्थिति में देखिए कि क्या हुआ कि अंत में हम इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गए, इन सब चीज़ों के कारण अंत में हम इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गए कि 10 दिन के आयात का बिल भुगतान करने का हमारे पास पैसा नहीं था। हम लोग बाहर से पेट्रोलियम मंगाते थे, ठीक है, पेट्रोलियम मंगाते थे। उसके बाद उद्योग के लिए कच्चा माल मंगाते थे। अगर पेट्रोलियम नहीं आया तो उद्योग कैसे चलेंगे, और वो कच्चा माल आकर ही क्या करेगा। तो ये देख रहे हैं इंडस्ट्रीज बंद होने लगेगी। तो इस स्थिति में हम लोग पहुँच गए। इस कारण क्या हुआ कि आपातकाल में हम लोगों ने 67 टन सोना विदेश में हमें भेजना पड़ा, और उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, और चुपचाप हम लोग वहाँ भेजे थे। तब जाकर हमको लोन मिला था, तब हम स्थितियों को सुधार सके। ऐसी आर्थिक स्थिति की स्थितियों में उदारीकरण को स्वीकार करना, जिसे हम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और न्यू अपनाना पड़ा, ठीक है ना। इस परिस्थिति में हम लोग उदारीकरण को अपनाए। इस आर्थिक नीति को राम मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। इसे आर्थिक सुधारों की भी नीति कहा जाता है, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो ये देखिए कि आंतरिक और बाह्य कारण था जिसके कारण हम लोग उदारीकरण को अपनाए। अब तक हम लोगों ने अभी तक मानी 1991 से पहले हम लोग कौन सी व्यवस्था लेकर चल रहे थे, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को लेकर चल रहे थे, ठीक है। सामाजिक
समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को लेकर चल रहे थे, सोशलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे थे। इसने हमारे आर्थिक विकास को ही रोक दिया था। ये जो मॉडल था आर्थिक विकास को ही रोक दिया था, इसने हमारी आर्थिक विकास को रोक दिया था। अब हम क्या करें, हम समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट अप्रोच की ओर जाने लगे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जा रहे थे। उदारीकरण का मतलब यही हुआ। समाजवादी पार्टी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था और आलोचना भी की थी, और अखबारों में लिखा गया कि भारत अमेरिका शरणम गच्छामी हो गया है। उदारीकरण, इसके बाद क्या हुआ कि उदारीकरण समाजवाद से पूंजीवाद की यात्रा है। उदारीकरण क्या है, समाजवाद से पूंजीवाद की यात्रा है, और यह यात्रा क्रमशः हुआ, सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे क्रमशः हुआ, और आज हम लोग वर्तमान परिस्थिति में पहुँचे हुए हैं। यानी कि हमने बताया था कि उदारीकरण केवल आर्थिक व्यवस्था में नहीं, समाज के रूप में भी हुआ, सोसाइटी के रूप में भी हुआ, रिलीजन में भी हुआ, तो ये माइंड में भी हुआ, यानी कि थॉट्स प्रोसेस में भी हुआ। तो ये उदारीकरण देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमने उदारीकरण की शुरुआत को देखा था, सिलेबस कैसे हुई थी, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, और उदारीकरण को हम राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, और उदारीकरण के लिए कौन सी बाहरी परिस्थितियाँ जिम्मेवार है इसको भी हमने देखा था, आंतरिक कारण कौन सा है ये भी हमने देखा। उसके बाद उदारीकरण को हमने देखा कि समाजवाद से पूंजीवाद की यात्रा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये आज भर इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे कि आर्थिक उदारीकरण के 3 मुख्य स्तंभ कौन होते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।